आज पूरे भारत में किसान आंदोलन की चर्चा चल रही है। जहां एक और हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पुलिस काठीदार बैरिकेडिंग, आंसू गैस और वाटर कैनन से उनका स्वागत करने को तैयार है। कोई इसे खालिस्तानी एंगल देने को कोशिश कर रहा है, तो कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, आपको मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। लगभग हर कोई इस आंदोलन में किसानों के आक्रोश और सरकार की उलझन से भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा महसूस कर रहा है। पर जहां इमोशंस आ जाते हैं, वहां हम दो चीजों को अनदेखा करते हैं, सच और लॉजिक। इस वीडियो में मेरी यह कोशिश रहेगी आपको एमएसपी पर एक तर्कपूर्ण विश्लेषण देने की। प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की कुल 12 मांगे हैं, पर इनमें से मुख्यतः है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी एज पर स्वामीनाथन कमीशन, दूसरी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया का विड्रॉल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बैन लगाना, तीसरी किसानों के लिए प्रति माह 10,000 पेंशन और मनरेगा के तहत 200 दिनों के लिए 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार देना, डेवलपमेंटल अथॉरिटीज द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की गई है उसका कंपनसेशन और डेवलप्ड लैंड्स पर फैमिली के लिए 10% प्लॉट्स का रिजर्वेशन। अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारे किसान भाई एमएसपी की लीगल गारंटी चाहते क्यों हैं? क्या एमएसपी की लीगल गारंटी पॉसिबल है? ये स्वामीनाथन कमेटी क्या है और एमएसपी की लीगल गारंटी से हमारे जैसी आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह एक गारंटीड प्राइस है जो किसानों को अपने फसलों के लिए मिलती है। मान लीजिए यदि किसी कारणवश बाजार में फसलों की कीमत घट जाती है तो सरकार उन्हें एमएसपी पर किसानों से खरीदती है ताकि उनका नुकसान होने से बचा सके। ज़्यादातर ये छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए फायदेमंद है क्योंकि वो अपनी आजीविका के लिए प्राइमरीली खेती पर निर्भर करते हैं। साल 2006 में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, जिसके हेड एमएस स्वामीनाथन थे, यह रिकमेंड किया कि जो एमएसपी है वह एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा होनी चाहिए। यानी जितना पैसा फसलों के प्रोडक्शन में लग रहा है, एमएसपी उससे 50% ज्यादा होनी चाहिए। इसे हम C2+50% फॉर्मूला भी कहते हैं। अब हमारा और आपका यह समझना जरूरी है कि आखिर ये C2+50% फॉर्मूला क्या है। दरअसल स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले दिए हैं, जिनमें से पहला है A2 कॉस्ट यानी फसल उत्पादन के लिए किसान जिन भी चीजों के लिए डायरेक्ट पैसा खर्च करते हैं वो A2 कॉस्ट में शामिल है, जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बोरिंग, डीजल, बीज इत्यादि। दूसरा है A2+FL कॉस्ट। FL स्टैंड्स फॉर अनपेड फैमिली लेबर। आपने यह नोटिस किया होगा कि छोटे किसान दरअसल अपने परिवार के लोगों के साथ ही अपनी खेतों में काम करते हैं, जिससे उनका लेबर कॉस्ट कम होता है। यह एक तरह का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। पर A2+FL कॉस्ट में किसानों का अनपेड फैमिली लेबर भी जुड़ा होता है। तीसरा है C2 कॉस्ट मींस कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। जब हम A2+FL कॉस्ट में लैंड रेंट भी शामिल करते हैं, जिस पर किसान खेती करते हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट यानी C2 कॉस्ट कहलाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि किसान एमएसपी चाहते क्यों हैं? दरअसल अगर आप ये नोटिस करें, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की एमआरपी खुद तय करता है, पर किसानों के साथ यह संभव नहीं है क्योंकि ज़्यादातर अगर मिल्क प्रोडक्शन को छोड़ दें तो ज़्यादातर किसान बायर्स मार्केट में ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए जब बहुत सारे किसान अपने फसलों को लेकर
मंडी पहुंचते हैं तो वहां सप्लाई सरप्लस हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ सप्लाई ज़्यादा है तो बायर्स यह कोशिश करते हैं कि कम से कम दामों में फसलों को खरीदा जाए। इस कारण किसान को अपनी फसलों की जो भी कीमत मिलती है वो उसे लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार किसान प्राइस मेकर से प्राइस टेकर बन जाते हैं। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें तो जहाँ एक और किसान बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अन्य चीज़ों के साथ साथ अपनी डेली यूज के चीज़ों के लिए अपने डेली यूज के चीज़ों को रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं, पर दूसरी तरफ अपने अनाज को होलसेल प्राइस पर बेचते हैं। अब इससे उनका नुकसान होना तो तय है, पर क्या किसानों द्वारा उगाए गए सभी फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी देना पॉसिबल है? एक्चुअली देखा जाए तो इसके दो तरीके हैं। पहला, या तो सरकार बायर्स को यह फोर्स करे कि वह एमएसपी पर ही किसानों से फसलें खरीदे, जैसे यह शुगर केन या गन्ने के केस में होता है। पर ऐसा करना हमारे लिए या हमारी सरकार के लिए यह एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। अगर सिर्फ गन्ने की ही बात करें तो आए दिन न्यूज़ में किसानों की ड्यूज के लिए प्रोटेस्ट करने की खबरें आती हैं। दूसरी तरफ अगर आप खरीदारों पर यह दबाव बनाते हैं कि वो सारी फसलें एमएसपी पर ही खरीदे तो हो सकता है वह फसलें खरीदे ही ना। दूसरा तरीका यह है कि सरकार खुद एमएसपी पर किसानों की सारी फसलें खरीदे, पर क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं वेयर हाउसिंग और स्टोरेज से जुड़ी प्रॉब्लम्स को। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो कुल कृषि उपज 40 लाख करोड़ थी, पर जो फसलें एमएसपी के अंतर्गत आते हैं उनकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ आकी गई थी। अब मान लीजिए कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे देती है तो सरकार को सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ अधिक खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इतने अनाज के स्टोरेज के लिए हमें आवश्यकता होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों की। अब जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं न कहीं और से कटौती करेगी, जिसका प्रभाव बाकी सोशल गोल्स और डेवलपमेंटल गोल्स पर पड़ेगा। हो सकता है सरकार खर्चे मैनेज करने के लिए आम लोगों का टैक्स रेट्स बढ़ा दे या जीएसटी भी। वर्तमान की बात करें तो सरकार A2 प्लस FL कॉस्ट पर एमएसपी निर्धारित करती है। अब मान लीजिए यदि C2 प्लस 50% पर एमएसपी निर्धारित होती है तो सरकार को 25 से 30% अधिक खर्च करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए। यदि अधिक एमएसपी पर फसलों पर अधिक एमएसपी दी जाती है तो हो सकता है बाजार में फसलों का दाम बढ़ेगा। यदि फसलों पर दाम बढ़ेगा तो खाने पीने की वस्तुएं महंगी होंगी, जो आम जनता को बढ़ती महंगाई की ओर ले जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दिखता है और वो है PDP, यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स। यदि आप इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो जो फसलों की मार्केट प्राइस होती है और सरकार द्वारा जो एमएसपी निर्धारित की जाती है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सरकार किसानों को दे सकती है, जिससे किसानों का लॉस कवर हो सके। मान लीजिए किसी फसल की मार्केट प्राइस 1000 रुपये प्रति क्विंटल तय की जाती है और सरकार 1500 रुपये प्रति क्विंटल उसकी एमआरपी निर्धारित करती है, तो इन दोनों के बीच का जो 500 का डिफरेंस आया वो सरकार डायरेक्टली किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। इस स्कीम को हरियाणा में भी लागू किया गया था और मध्य प्रदेश में इसे भावांतर भुगतान योजना के तहत 2018 में लाया गया था, पर केंद्र सरकार द्वारा ज़्यादा मदद ना मिलने पर इस स्कीम को बर्खास्त कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि मेरे इस छोटे से प्रयास से एमएसपी पर आपकी थोड़ी भी कंफ्यूजन दूर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।